जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए यानी सामाजिक विज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर के हम आपके सामने आए थे। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है, 30 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने किया है। आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया अपना उस वीडियो पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर वीडियो को देखें। आज हम लोग 30 क्वेश्चन से आगे यानी पार्ट 2 करने वाले हैं, पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने आंसर बन पा रहे हैं और भी उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं जो ज़रूरी हैं आप सभी के लिए, उस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। बाकी का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है वो है 32, 31 हम लोग कर लिए हैं, 32 पे चलना है। क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा लखनऊ सत्र में यानी लखनऊ अधिवेशन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य जो सामूहिक रूप से उसका बहिष्कार किया जाए और ब्रिटिश सरकार को झुकाया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33 और यह क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। अब आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस दल की स्थापना की। तो देखिए इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। देखिए बात करें अगर सुभाष चंद्र बोस जी की तो इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को। कब होता है भाई? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में इनका जन्म होता है। ठीक है ना। और इन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद त्याग पत्र देकर के कांग्रेस ज्वाइन किया। कब? 1920 में। उस जिस अभी जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है सिविल सर्विसेज का, वैसे ही आईसीएस का एग्ज़ाम होता था और उस परीक्षा को पास करने के बाद उन्होंने त्याग पत्र दिया और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। किसके? सुभाष चंद्र बोस के। पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो चित्तरंजन दास। 1938 में उन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। किसकी? हरिपुरा अधिवेशन की। ध्यान रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। देखिए अगर वीडियो को आप ध्यान से नहीं देखेंगे, एक दो क्वेश्चन देखे फिर आप निकल लिए, तो ऐसे ही भाई आप मेरे घूमते रह जाएंगे यूट्यूब पे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और आप सीटेट इस बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक जगह बैठ के टिक के क्वेश्चन समझिए, पढ़िए, पूरा डिटेल में समझिए। हेडफोन लगाइए, हेडफोन नहीं है, एकांत जगह, एक बार दो बार वीडियो देखिए। अगर आप कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, खाना बनाते हुए आप वीडियो देखिए। हाउसवाइफ हैं, खाना बनाते हुए आप इस कान में हेडफोन लगाइए और वीडियो देखिए। वीडियो रख दीजिए, चल रहा है और आप सुनते रहिए। पढ़ाई का ये भी तरीका है, आपने पढ़ा होगा, पूछेगा एग्जाम में श्रवणम वाचनम पठनम और लेखनम। ठीक है ना। तो आप सुन करके भी याद कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस ने मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 34। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त में पारित हुआ। कब पारित हुआ भाई? अगस्त में पारित किया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन पंजाब में नहीं हुआ था। कहाँ नहीं हुआ था? पंजाब में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, होम विद्रोह या सिपाही विद्रोह? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 है,
देखिए बात करें अगर वंदे मातरम की, ठीक है ना, वंदे मातरम भारत का संविधान सम्मत राष्ट्रगीत है ये, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है ना। क्या है ये? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और ये लिखा गया है किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए जो राष्ट्रीय गीत है वो बांग्ला, ठीक है ना, और संस्कृत, बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषा के मिश्रण में गाया गया था, लिखा गया था, ठीक है ना। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण किया गया, ठीक है ना, बाद में इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। और आप सभी जानते हैं जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो बांग्ला में लिखा गया है। किसमें भाई? बांग्ला में। और बात अगर यहाँ वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत की हो रही है तो उसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए इसको लिखा था बांग्ला भाषा के बहुत बड़े कवि बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। उन्होंने 1882 में इसकी रचना की। कब की? 1882 में। उनका एक उपन्यास था, नाम था उसका आनंद मठ। क्या नाम था? आनंद मठ। उसी आनंद मठ नामक उपन्यास में उन्होंने चर्चा भी किया था किसका? सन्यासी विद्रोह का। किसका चर्चा किया है? सन्यासी विद्रोह का, ठीक है ना। तो जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की घटना पर आधारित था वह उपन्यास। देश भक्ति है उसमें, ठीक है ना, और वंदे मातरम इसी उपन्यास की उपज है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। 1882 में आनंद मठ का रचना हुआ। किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। उसी में सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? 36 क्वेश्चन नंबर है और आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले, आप सभी जानते हैं, कहते भी हैं राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता से पहली बार किसने संबोधित किया था, ठीक है ना। आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा 3, यानी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। बात करें बात कब की है तो आप याद रखेंगे 4 जून 1944 की यह घटना है। उसी समय सिंगापुर से, कहाँ से? सिंगापुर से रेडियो पे संदेश दे रहे थे और उसी में महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, ठीक है ना। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर से रेडियो से संदेश दे रहे थे और उसी में पहली बार उन्होंने महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। कह रहा है कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है, सिखों से संबंधित है। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका कहलाते हैं। सिख धर्म के जो नामधारी संप्रदाय के लोग हैं उन्हें कूका कहते हैं और इन लोगों के सशस्त्र विद्रोह को कूका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हरिजन सेवक। क्वेश्चन है आपका 38। तो 38 का सही विकल्प आपको बताना है। देखिए 38 का जो सही विकल्प है वो है हरिजन। क्या रखा गया था? हरिजन। देखिए फरवरी 1933 में, कब? 1933 की बात है। 1933 में जब गांधी जी जेल में रह रहे थे तो जेल में रहकर ही उन्होंने हरिजन बंधु नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है ना। हरिजन बंधु या हरिजन सेवक पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन किया। बाद में हरिजन बंधु का नाम बदलकर सिर्फ क्या रख दिया गया? हरिजन। क्या रखा गया भाई? हरिजन रखा गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 39 और 39 में ये कह रहा है कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा कब?
39 नंबर क्वेश्चन है और आपको बताना है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन सफल कब रहा, कब की ये घटना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी 1917। ठीक है ना, 1917। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 से लेकर के 18 के बीच, 17 से 18 के बीच एक सत्याग्रह हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। और क्यों हुआ, तो यहाँ पे नीलकठिया प्रणाली चलती थी। ठीक है ना, नीलकठिया प्रणाली, सॉरी तिनकठिया प्रणाली सॉरी ध्यान से उतर गया, तिनकठिया प्रणाली। क्या था तिनकठिया में, कि तिनकठिया प्रणाली का नियम ये था कि आपको नील की खेती करनी है। ठीक है ना, अपने खेत के 3 हिस्से पे नील की खेती करनी ही है और ये अनिवार्य है, एकदम जरूरी है, करना ही करना है आपको। ठीक है ना, इसकी बाध्यता थी कि आपको करना है। इसी को तिनकठिया प्रणाली कहा गया और उसमें करना क्या था, नील की खेती करनी थी। तो उस समय पश्चिम चंपारण में एक किसान नेता थे, किसानों के नेता थे, नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, बीपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल। ठीक है ना, राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन में जाकर के इनवाइट किया। जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था तो राजकुमार शुक्ला जी, किसानों के नेता, वहां जाते हैं चंपारण से और महात्मा गांधी जी को अपने यहाँ आने के लिए निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, तिनकठिया प्रणाली है, हमारे यहाँ किसानों पे जुल्म हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, उसे देखिए। तब महात्मा गांधी जी 1917 में आते हैं, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा, इन सभी के सहयोगों से राजकुमार शुक्ला जी का साथ दे करके और यहाँ तिनकठिया प्रणाली समाप्त करवाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन थे, आपको इसमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं का संबंध है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, समाजसेवी हैं, विचारक भी हैं। ठीक है ना, गोखले ने 1905 में, कब भाई, 1905 में, ध्यान रखिएगा, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। क्या मकसद था इसका, कि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जाए, कि मतलब समाज में कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, उन्हें सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया गया। और इसका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का ये मूल उद्देश्य यही था। इसकी स्थापना होती है 1905 में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, इससे पहले भी हम लोग पहले वीडियो में भी किए हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वह उस समय 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और 1858 में, ध्यान रखिएगा, 1857 में क्या था, गवर्नर जनरल था। और 1858 में भारत का प्रथम वायसराय बना, कौन, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित कब हुई। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1948 में घोषित होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक भारत में 6 बार औद्योगिक नीति की घोषणा हो चुकी है। इसका मतलब क्या होता है, सरकार के उन निर्णय और घोषणाओं से है जिसमें उद्योगों के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान है, आप सभी जानते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। पहली बार ये गाया गया आपके
1911 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1911। बात है 27 दिसंबर 1911 की, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था, तो उसी कोलकाता अधिवेशन में यह राष्ट्रगान गाया गया। ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से इसे 24 जनवरी, कब, 24 जनवरी और 1950, ध्यान रखिएगा, थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप उसे समझते चलिएगा। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान द्वारा इसे आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। फिर से एक बार समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1911 में, यानी 27 दिसंबर 1911 पहली बार गाया गया। कहाँ गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है ना, कलकत्ता अधिवेशन में, जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था, उसमें इसको गाया गया था। और भारत का संविधान आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया, 1950 में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44 और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो इससे पहले आपने पढ़ा था सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह भाई? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह में विद्रोह का जिक्र हुआ था आनंद मठ में, 1882 में आनंद मठ लिखा गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? मतलब कह रहा है कि 1929 में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, तो उस समय अध्यक्ष कौन था? किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर है 45। आप जानेंगे लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। कब हुआ जी? 1929 में। और कांग्रेस के इसी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है ना। पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी लाहौर अधिवेशन में। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? कहाँ से? कोलंबो से अल्मोड़ा। क्वेश्चन है 46 और 46 में बताना है आपको कि किसके व्याख्यान पर ये हुआ कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो देखिए ये होता है आपके ऑप्शन नंबर 4 राइट है, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है ना। विभिन्न उनके व्याख्यान पर आधारित उनकी पुस्तक है एक लेक्चर्स, क्या नाम है उसका? हाँ, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है ना। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जो 1897 में, कब भाई? 1897 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है ना। पहली बार 1897 में बैजंती प्रेस एग्मोर मद्रास में इसका किया गया था प्रकाशन। ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? 1897। कब भाई? 1897। यह मद्रास में बैजंती प्रेस एग्मोर मद्रास में था, वहीं पे इसका प्रकाशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? बताना है। 47 है। तो देखिए हैं तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। तात्या टोपे को उनके ही एक मित्र ने, उनके एक बहुत विश्वास पात्र दोस्त मान सिंह ने धोखा दे दिया। 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी की पहाड़ियों पर
फांसी दे दी उन्हें। वे बिठूर के नाना साहब के सहायक और समर्थक थे। ठीक है ना। कब उन्हें फांसी दिया गया? 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दिया गया। कहाँ दिया गया? शिवपुरी की पहाड़ियों पर। क्यों दिया गया? क्योंकि इनके एक मित्र थे मानसिंह, इन्होंने धोखा दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। कब किया गया था पूर्ण क्रांति का आह्वान? तो देखिए यह आपके जो इसका सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर 4, जयप्रकाश नारायण के द्वारा पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। अगर बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध समाज में परिवर्तन लाने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन की वकालत की थी और इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आधी रात में पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। सरकार में कौन था? कांग्रेस। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण ने किस क्रांति को शुरू किया? तो संपूर्ण क्रांति। ठीक है, यह एक समाजवाद क्रांति था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है और कह रहा है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो देखिए राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को स्थापना किए ब्रह्म समाज की। दो लोग मिलकर, राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज के द्वारा 19वीं शताब्दी में बंगाल पुनर्जागरण प्रारंभ किया गया। इसका मकसद क्या था? हिंदू समाज में जितने भी आडंबर फैले हुए थे उन सभी को दूर करना और शिक्षण प्रणाली को और बेहतर बनाना, महिलाओं तक शिक्षा जाए, इसका मूल उद्देश्य था। तो राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर दो लोग मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 20 अगस्त 1828 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी। 1857 के क्रांति में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरंगना थी और 23 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो देखिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यंग इंडिया। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी प्रकाशित करते थे। यह पत्रिका अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती थी। किस भाषा में भाई? अंग्रेजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। कई बार इस सीटेट में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि भूलिएगा मत। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक थे ना वो थे A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। ठीक है ना। पंडित मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर 1861 में इनका जन्म होता है और 12 नवंबर 1946 तक के जीवित रहते हैं। ठीक है ना। BHU आपने नाम सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय।
सौभाग्य से मैं भी वहीं का छात्र रहा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस उत्तर प्रदेश में है। उनके उस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, प्रणेता थे। ये भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। ऐसा व्यक्ति जो महामना जैसा व्यक्ति जो ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ था ना कभी होगा। ठीक है ना। तो जो राइट आंसर है वह है मदन मोहन मालवीय जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक को बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके संस्थापक जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। किसके? स्वराज पार्टी के। 1923 में स्वराज पार्टी बनती है। कब बनती है भाई? 1923 में। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो ध्यान रखेंगे, सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2, रहमत अली। रहमत अली पाकिस्तान राज्य गठन के सबसे पहले समर्थक थे और वह एक मुस्लिम पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे। 1932 में रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का नाम दिया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? अभी आपने इससे पहले पढ़ा है। तो देखिए, सही विकल्प है 1975, ऑप्शन नंबर 3। 26 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक, 21 मार्च 1977 तक का यानी 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352, ध्यान रखिएगा, आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन की जाती है। यानी आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो भारत के संविधान धारा 352 के अधीन है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन अगर पूछे, ध्यान रखिएगा, धारा 352, धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? मतलब एक जनजाति समूह है मुंडा, वो कहाँ रहते हैं आपको बताना है। देखिए, 57 का जो सही विकल्प है वो है झारखंड। मुंडा जनजाति, मुंडा एक भारतीय समुदाय आदिवासी जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के नागपुर पठार, जो झारखंड का छोटा नागपुर पठार है, वहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है। झारखंड के छोटा नागपुर जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वहाँ के निवासी हैं। इनके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी इनका निवास है। ठीक है ना। मुख्य रूप से झारखंड के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर है 58 और आपको बताना है राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा आपको बताना है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। उनका एक किताब है आनंद मठ जो 1882 में उन्होंने लिखा और उसी में दिया गया है। ठीक है ना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था और यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। और बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो है भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो इसकी संकल्पना क्वेश्चन नंबर 60, इसकी संकल्पना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई भाई? रास बिहारी बोस भारत के क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है ना। ब्रिटिश राज के विरुद्ध गदर षड्यंत्र एवं आजाद हिंद फौज के संगठन का कार्य इन्होंने किया। ठीक है। तो ये थे आपके कुल 30 प्रश्न जो पार्ट 2 है और फिर
आपको हम 60-60 क्वेश्चन का सीरीज लाते रहेंगे आपके सामने, ताकि आपका और तेज़ी के साथ रिवीजन हो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, अपना सपोर्ट हमें दीजिए ताकि और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करते रहें। बाकी अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।